आज हम बात करेंगे जीवों में जनन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जीवों में जनन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है अलैंगिक या अयुग्मिक जनन। इसे हम इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड है कायिक जनन, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन के प्रकार, तो अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन। सेकंड है बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। थर्ड है मुकुलन यानी बडिंग। फोर्थ है बीजाणुओं द्वारा। एंड फिफ्थ है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन भी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद बी हम देखेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के प्रकार, लैंगिक जनन में आता है सबसे पहला लैंगिक जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण इसे हम फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स भी इंग्लिश में कहते हैं। सेकंड आता है युग्मकों का संलयन, फिजन ऑफ गैमीट्स। थर्ड है युग्मकों का परिवर्धन, इंग्लिश में इसे हम डेवलपमेंट ऑफ जायगोट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के द्वारा रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे द्विविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। तो हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अलैंगिक जनन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है, यानी कि इसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसे आप द्विलिंगी भी कह सकते हैं। इसमें एक ही जीव के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। हम बात करेंगे द्विविखंडन। इसमें आता है द्विविखंडन क्या है। द्विविखंडन, जब विखंडन प्रक्रिया द्वारा एक जीव से 2 जीव बनते हैं, यानी एक ही जीव से 2 जीव का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को द्विविखंडन कहते हैं हम। पहले जीव कोशिका के केंद्र में विभाजित होता है तथा उसके बाद जीव द्रव्य में विकसित होता है। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले इसमें जो केंद्रक है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है पूर्ण विकसित, वो सेकेंड में वो केंद्रक दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। उसके बाद थर्ड प्रक्रिया में केंद्रक जो 2 भागों में डिवाइड हुआ है वो अलग अलग केंद्रकों में अलग अलग कोशिका के साथ डिवाइड हुआ है। तो इस डायग्राम से आप द्विविखंडन को आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन। इस विधि में पूर्ण विकसित मतलब पूरी तरह से विकसित जीव को केंद्रक अनेक केंद्रकों में समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक केंद्रक बनते हैं, यानी कि बहुत सारे केंद्रक बनते हैं। इसके बाद प्रत्येक केंद्रक थोड़े थोड़े जीव द्रव्य द्वारा घिर जाता है और अनेक संतान कोशिकाएं बनाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरी तरह केंद्रक और कोशिका से घिरा हुआ एक गोल संरचना आपको दिख रही होगी।
सेकंड क्रिया में वही पूर्ण विकसित केंद्रक से छोटे छोटे केंद्रक अनेक भागों में विभाजित हैं कोशिका के साथ। और लास्ट स्टेप में केंद्रक कोशिका से घिरी हुई अलग अलग संतान कोशिकाएं बनाती है। थर्ड हम देखेंगे मुकुलन यानी बडिंग। इसमें पूर्ण विकसित पादप जंतु के शरीर में एक उभार सा विकसित होता है जिसे हम मुकुल कहते हैं। इस मुकुल के साथ वाली कायिक कोशिका से केंद्र के 2 भाग बन जाते हैं और उनमें से एक केंद्रक पूर्ण विकसित होकर फिर से एक नया मुकुल बनाता है। इसी मुकुल के इसी पूर्ण प्रक्रिया को हम मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ हाइड्रा का लेंगे। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में एक पूर्ण विकसित हाइड्रा है। सेकेंड स्टेप में वही हाइड्रा बीचों बीच केंद्रक से 2 पार्ट में डिवाइड होके थर्ड स्टेप में अलग अलग पूर्ण विकसित हाइड्रा में विभाजित होकर लास्ट स्टेप में एक नया मुकुल बनाता है। मुकुल बना चुका है, आपको दिख रहा होगा। तो आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं मुकुलन को। उसके बाद हम फोर्थ बात करेंगे बीजाणुओं द्वारा। यह प्रक्रिया कवक तथा जीवाणु में होती है। इसमें विकसित जीवाणु धानी में अनगिनत बीजाणु होते हैं। अनगिनत यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, इतने सारे बीजाणु होते हैं हमारे बीजाणु धानी में। बीजाणु धानी के अंदर केंद्रक अनेक बार विभक्त होकर बीजाणु बनाता है। यह बीजाणु जब नमी युक्त स्थान पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर थैलस यानी कवक बनाते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे हम पैरामीशियम, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि कवक जो है नमी पाने के कारण, वो अनुकूल वातावरण मिलने के कारण अंकुरित होकर कवक बना चुके हैं। आपको इस डायग्राम की मदद से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो हम बीजाणुओं को इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और इजीली। आशा करती हूँ आपको समझ आ ही गया होगा। एंड फोर्थ है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। किसी जीव के शरीर के टूटे हुए या छोटे से भाग से पूर्ण जीव के विकसित होने की प्रक्रिया के विकास को ही हम पुनरुद्भवन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम दोबारा हाइड्रा का ही लेंगे, क्योंकि हाइड्रा का एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से हम पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन को समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट स्टेज में पूर्ण विकसित हाइड्रा है एंड सेकंड स्टेप में वही हाइड्रा केंद्रक के बीचों बीच 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है और उसके बाद यह पूर्ण विकसित हाइड्रा में यानी पूर्ण विकसित हाइड्रा बन चुका है और 2 अलग अलग भागों में विकसित होकर 2 नए हाइड्रा बना चुके हैं। उसके बाद बी हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें युग्मकों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। सेकंड है युग्मकों का संलयन, फिजन ऑफ गैमिट्स। एंड थर्ड है युग्मकों का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट ऑफ गैमिट्स। फर्स्ट हम बात करेंगे, इससे पहले हम जान लेते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें नर और मादा विकसित होकर, नर या मादा मतलब
नर मीन्स होता है शुक्राणु और मादा मीन्स अंडाणु। जब नर और मादा मिलकर इसमें नर और मादा मिलकर एक पूर्ण विकसित संतान पैदा करते हैं, इसे ही हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं युग्मकों के निर्माण का, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। इसमें हम देखेंगे इसमें शुक्राणु के अंडाणु, यानी कि इसमें शुक्राणु सबसे पहले अंडाणु में प्रवेश करता है और मिलकर एक नई कोशिका बनाते हैं, जिसे हम युग्मनस यानी जायगोट कहते हैं। तो यहाँ पे आप पूछेंगे युग्मनस क्या है, तो आपको दिख रहा होगा नर शुक्राणु यानी युग्मनस प्लस मादा शुक्राणु युग्मनस इक्वल जायगोट। नर शुक्राणु और मादा शुक्राणु मिलकर ही जायगोट यानी युग्मनस बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इसलिए युग्मनस निषेचित डिंब होता है। इसके बाद जायगोट बार बार विभाजित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाओं का निर्माण करता है। उसके बाद नए शिशु के रूप में विकसित होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो नर का शुक्राणु होता है वो स्त्री के अंडाणु में करोड़ों की संख्या में अंदर जाता है। इनके बीच एक रेसिंग की प्रक्रिया होती है, जिनमें से एक ही शुक्राणु स्त्री के गर्भाशय में पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक भ्रूण बनता है और यह भ्रूण प्लेसेंटा के अंदर पूर्ण पोषण प्राप्त कर यह एक पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है। तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ ही गया होगा युग्मकों का निर्माण क्या है। सेकंड हम बात करेंगे युग्मकों का संलयन यानी फिजन ऑफ गैमिट्स। इस प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले नर युग्मक यानी शुक्राणु को मादा युग्मक यानी अंडाणु स्त्री के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। यानी इसमें शुक्राणु स्त्री के यानी शरीर में अंदर प्रवेश करता है, यानी जब इंटरकोर्स करते हैं तब यह प्रक्रिया होती है। शुक्राणु, जैसे कि हम जानते हैं कि शुक्राणु चल होते हैं यानी गतिशील होते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसलिए ये अंडाणु यानी स्त्री के अंडाणु के पास जाकर उसे संलयित हो जाते हैं यानी निषेचित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि संलयन क्या होता है। तो संलयन वह क्रिया है जिसमें सबसे पहले उनका कोशिका द्रव्य मिलता है, उसके बाद केंद्रक बनता है। इस क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। यहाँ पे आप बोलेंगे जानेंगे कि निषेचन क्या है। तो निषेचन की क्रिया में लाखों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु स्त्री के शरीर में मूवमेंट करते हुए अंदर जाता है, लेकिन उनमें से केवल एक ही शुक्राणु स्त्री के अंडे में प्रवेश करता है, यानी अंडे के साथ फर्टिलाइज होता है और बाकी शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। जो मेंस्ट्रुअल जो होता है उस टाइम वो निकल जाते हैं। जैसे कि हम युग्मकों के संलयन को इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शुक्राणु करोड़ों की संख्या में स्त्री के गर्भाशय में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही शुक्राणु स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करता है और बाकी नष्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जंतुओं में निषेचन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आंतरिक निषेचन। यहाँ पे आंतरिक निषेचन
किस पे होता है? मनुष्य में होता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मनुष्य। सेकंड है बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन अकशेरुकी जंतु जैसे मछलियों में होता है। तो आंतरिक निषेचन हम किसे कहेंगे, यहाँ पे जान लेते हैं। आंतरिक निषेचन जब नर और मादा के बीच जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम रिप्रोडक्शन के माध्यम से जो एक पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड देखेंगे बाह्य निषेचन क्या है। तो बाह्य निषेचन को हम फॉर एग्जांपल मछली के द्वारा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मछली पानी में अपने अंडे छोड़ती है, उसी तरह नर मछली भी अपने शुक्राणु को छोड़ता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो शुक्राणु होता है वो चल यानी गतिशील होता है। तो क्या तो जैसा कि हम जानते हैं कि गतिशील होता है, तो वह शुक्राणु अंडाणु की तरफ अट्रैक्ट होकर संलयित हो जाता है। तो आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ आ ही गया हो। इसके बाद हम बात करते हैं युग्मकों का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। इसमें क्या होता है? मादा के शरीर में प्लेसेंटा से भ्रूण का पोषण होता है। मादा के शरीर में विशेष प्रकार का प्लेसेंटा होता है जिसमें भ्रूण का पोषण होता है तथा भ्रूण गर्भाशय में रहकर शिशु में परिवर्तित हो जाता है। इस डेवलपमेंट को हम जरायुस्ता कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद चार सेल के बनने के बाद मॉड्यूला के बाद ब्लास्टोसाइट एंड उसके बाद लास्ट स्टेप में पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है। थर्ड हम बात करेंगे कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वर्धी प्रजनन। प्रजनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के वर्धी भाग यानी पुष्प को छोड़कर नए पौधों का जन्म होता है। तो इसमें दो स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन एंड सेकंड है कृत्रिम कायिक जनन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे पत्तियों द्वारा कायिक जनन। पत्तियों द्वारा कायिक जनन में क्या होता है? कुछ पौधे में पत्तियाँ भोजन का संग्रहण करती है जिससे उन पर कोई नई कलिकाएँ बनकर नए पौधों को जन्म देती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बिगोया और अजूबा के पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक जड़ें व कलिकाएँ निकल जाती है और हर एक कलिका अनुकूल वातावरण मिलने के कारण वह नए पौधों में विकसित होती है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, अजूबा एंड बिगोया के पौधों में नए कलिकाएँ विकसित हुई और अनुकूल वातावरण मिलने के कारण ये नए पौधों को जन्म देती है, यानी नए पौधों का विकास होता है। सेकंड हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन में यहाँ पे हम लेयरिंग का एग्जाम्पल। लेयरिंग में क्या होता है? इस विधि के द्वारा मुख्यतः झाड़ी या कोमल तने वाले पौधों जैसे गुलाब, गेंदा, नींबू में प्रजनन कराया जा सकता है। इस विधि में पौधों की एक शाखा को झुकाकर नीचे नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ ही दिनों में दबे वाले भाग से कुछ जड़ें निकल जाती है। जब इस शाखा को मुख्य पौधों से काटकर अलग रोपित कर देते हैं तब यह एक नया पौधा बन जाता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा हो। इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको लेयरिंग क्या है अच्छी तरह से समझ आ गया
होगा।